तो हम लोग सोचिए यूथ जो है क्लब व्लब्स में नहीं जाते थे, हम लोग मुशायरे में जाते थे। कुछ वो भी तो गाने होते हैं कि जो अलसाई हुई धूप में आप पड़े हुए हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। और गज़ल क्या होती है ना, उसका एक साइकिल होता है जो कि मुझे लग रहा है कि अब ड्यू है ना, तो वो हर 30, 35, 40 साल में पलट के आती है। It's the era of the creator. लेकिन यार ये creator जो शब्द है, I find it so funny because there have been people who've been creating, you know, since the time that you and I were born. And one such creator is of course Mr. Vishal Bharadwaj. Thank you so much Vishal जी मेरे शो पर आने के लिए। मैं इतनी खुश हूँ आपको मिलकर। Thank you, thank you. So nice to see you. So nice to see you. You have a new song, but it's an old song, which I think is so amazing. You know, कि नया गाना है लेकिन एक्चुअली उतना नया नहीं है बिकॉज यू कंपोज दिस ट्रैक व्हेन यू वर 21. ओके, सो इट्स लाइक फ्रॉम द वॉल्ट. ओके, ये गज़ल है और आपने गज़ल कंपोज की थी उस दौर में. सो आई वांट टू फर्स्ट आस्क यू, हाउ डिड यू, मतलब कैसे बचा के रखा है इतने सालों तक? यू नो, एक टेम्पटेशन नहीं हुई कि ये गाना जो है मैं कहीं लगा दूँ, डाल दूँ? एक्चुअली बचा नहीं, इसका बेचारे का नंबर अब आया. अच्छा, हाँ, तो ये उस तरह के गाने हैं यू नो कि जब मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया था कि मैं म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहता हूँ. तो एक तो वो दौर इतना खूबसूरत दौर था जिसमें कि गज़ल जो थी वो बहुत ज़्यादा यू नो पूरा देश का यूथ जो था वो गज़ल में डूबा हुआ था. और जगजीत सिंह, पंकज उधास, ये लोग रॉक सिंगर्स की तरह इनको सुना जाता था जब इनके कॉन्सर्ट्स होते थे. और पूरा देश, मतलब मिर्ज़ा गालिब भी तभी गुलजार साहब का आया था सीरियल, और मिर्ज़ा गालिब हो या मीर तकी मीर हो या फैज़ की शायरी हो या जो ये गाना लिखा है डॉक्टर बशीर बद्र जो कि बहुत बड़े शायर हैं. तो ये तब का गाना है और इतना खाली वक्त हुआ करता था कि यू नो कि रोज़ कुछ ना कुछ कंपोज करना होता था. और फिर जब हम दोस्तों की महफिल होती थी, आपस में बैठते थे हम लोग रात को, तो उसमें ये होता था किसने क्या बनाया पिछले हफ्ते में या 10 दिन में. तो वो एक ये उस वक्त का बना हुआ गाना है. और ये गाना बहुत मेरे जो म्यूजिशियंस का सर्कल था उसमें बहुत पॉपुलर गाना था. ये रिकॉर्ड तो किया नहीं था हमने. तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं, ये अकेला नहीं है, बहुत सारे गाने हैं जो मेरे बने हुए हैं. फिर उसके बाद मैं म्यूज़िक, कमर्शियल म्यूज़िक में आया, फिर मैं बॉम्बे चला आया, फिर यहाँ फिल्मों का दौर शुरू हुआ, फिर मैं डायरेक्टर बन गया. तो वो एक हमेशा भाग दौड़ सी चलती रही और ये सारे गाने पीछे कहीं पड़े रहे. जो मेरे पुराने दोस्त वो मिलते थे, यार वो गाना हमारे लिए रिलीज़ कर दो, हमारे लिए रिलीज़ कर दो. फिर कुछ महीने पहले, कुछ महीने भी नहीं बल्कि कुछ साल पहले, 1.5-2 साल पहले एक वाक़या हुआ जिसमें मुझे लगा कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा. वरुण ग्रोवर जो लिरिसिस्ट हैं, हम लोग कहीं साथ में थे, तो वरुण ने मुझे फ़ोन निकाला. उसने बोला मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है. कल मैं लखनऊ में था और लखनऊ में हिमांशु जोशी जो कि इंडियन ओशियन में गाते हैं, हिमांशु और हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ से है. तो हिमांशु ने गाना सुना हुआ तो सीखा हुआ भी था क्योंकि हम लोग इतना आपस में एक दूसरे गाने गाते थे. तो उसने बोला कि कल लखनऊ में हिमांशु जोशी ने ये गाना सुनाया और मैंने रिकॉर्ड कर लिया. और हिमांशु ने बोला ये विशाल का कॉम्पोजिशन है, सो तुम मुझे कंफर्म करो कि तुम्हारा है क्या. और उसने बोला कि ये 25-30 साल पुराना कॉम्पोजिशन है. तो जब मैंने सुना तो मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स मेरा ही है. और मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगा कि इतने खूबसूरत गाना ये रह गया है. तो फिर मैंने अपना लेबल शुरू भी किया था 3-4 साल पहले. तो मुझे फिर मैंने कई लाइव शोज़ में भी ये गाना कई जगह गाया है. तो वहाँ पे भी फिर मैंने लाइव में गाना शुरू कर दिया था. तो अब ये कुछ महीने पहले मैंने इसको रिकॉर्ड किया और इसको ऑर्केस्ट्रेट किया. तो इसलिए इस गाने की बहुत लंबी जर्नी. और ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो अब जो आएंगे. डॉक्टर बशीर बद्र जिन्होंने गाना लिखा है, बहुत ही बड़े शायर हैं. बिल्कुल. उनके बारे में फेमस था कि जब वो एमए में पढ़ रहे थे
मेरठ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए अलग पेपर बनाना पड़ा था यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उनकी खुद की लिखी हुई गज़लें जो थी वो कोर्स में थी। क्या बात है, क्या बात ये है। हैं डॉक्टर बशीर बद्र। हाँ, एंड और उस दौर में आपका इनके साथ मिलना जुलना, उस वक्त का मैं दौर, जो मैं आपको क्या बताऊं कि क्या मज़ा आता था। मुशायरे होते थे, तो हम लोग सोचिए यूथ जो है क्लब व्लब्स में नहीं जाते थे, हम लोग मुशायरे में जाते थे। क्या उस वक्त का यूथ, और मैं वो उस थोड़े हिपस्टर यूथ की बात कर रहा हूँ। I love how it was the cool thing to do, you know. I think about a decade ago, even in Amchi, Mumbai, हमने मंडे नाइट को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। हम यहाँ पर, इनफैक्ट वरुण और मैं ऐसे ही दोस्त हैं, वरुण ग्रोवर। मैं होस्ट करती थी ओपन माइक्स फॉर पोइट्री एंड कॉमेडी, और एक लड़का दोनों में आता था, बिकॉज अक्सर शायर जो थे वो फनी नहीं होते थे और ये वरुण तुम्हारी खासियत है। लेकिन आई कम्प्लीटली गेट इट, बिकॉज इट इज़ अ सब कल्चर अल्टीमेटली, यू नो, ये एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। और जिस दौर की आप बात कर रहे थे, एंड पंकज जी, आई मीन वी मिस यू सो मच इवन टुडे, एंड वी विल मिस यू सो मच फॉरएवर। लेकिन उस दौर में गज़लों की एक एक जगह जो हुआ करती थी, इट्स सो हार्ड टुडे टू फाइंड अ गज़ल, यू नो। वेयर डिड द लव अफेयर फॉर द गज़ल स्टार्ट आपके लिए? क्या ये इन मुशायरों की ही देन है? नहीं, एक्चुअली गज़ल का मैं बता रहा हूँ ना कि उस वक्त, और गज़ल का भी एक्सटेंट होगी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे कितने सालों से, 400 साढ़े 400 साल से है, और नहीं तो अभी तक गालिब गायब हो चुके होते। बिल्कुल। और गालिब को आज भी कोट किया जाता है, मतलब दिन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोट कर ही देता है गालिब का, उनके अशार जो हैं, उनके शेर जो हैं, वो डेली लाइफ में बातचीत का भी हिस्सा बन चुके हैं। तुम जियो हज़ारों साल उनका है। सो उस वक्त क्या, और गज़ल क्या होती है ना, उसका एक साइकिल होता है, जो कि मुझे लग रहा है कि अब ड्यू है आना, तो वो हर 30, 35, 40 साल में पलट के आती है, और जब वो आती है तो फिर गज़ल सबको वो एकदम संभाल लेती है अंदर, फिर कुछ और बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि वो फॉर्म इतनी खूबसूरत फॉर्म है। तो जब हम लोग जवान हो रहे थे, तो 82 के आसपास जगजीत सिंह जी का पहला रिकॉर्ड जब आया, और फिल्मों में तो गज़ल हुआ करती थी, पर फिल्मों का भी दौर से वो फिल्मों में थी। जी हाँ, बिल्कुल। नॉन फिल्म में जो बेगम अख्तर का ज़माना था, बेगम अख्तर के बाद गज़ल गायब हो गई थी। बिल्कुल। उसके बाद जगजीत सिंह के साथ जब पहले बार हमने सुना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, वो दैट बिकेम ए नेशनल एंथम। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, एंड जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, और उसके बाद फिर पंकज उदास, उनकी पहली एल्बम दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, और झील में चांद नज़र आए। तो ये गज़ल जो था, ये ऐसे छाने लगी, तारी होने लगी, और फिर आई थिंक और उस वक्त वहाँ पाकिस्तान से भी मेहंदी हसन साहब, जो कि मेरी ज़िंदगी के सबसे फेवरेट आर्टिस्ट जो हैं, मेहंदी हसन साहब हैं। मैं मेहंदी हसन साहब के अलावा मैं वो उसी पे पल बढ़ के बड़ा हुआ। क्या बात है। तो लता मंगेशकर और मेहंदी हसन साहब, और ऑफ कोर्स जगजीत सिंह, पंकज जी वगैरह हैं, बट मेहंदी हसन साहब की एक अलग ही मेरी ज़िंदगी में मकाम है। उनको सुना तो ज़िंदगी पलट गई पूरी। मेहंदी हसन साहब को जब सुना, देन गुलाम अली साहब, देन आबिदा परवीन, क्वीन फरीदा खानम जी, आज जाने की जिद ना करो। और वो लगता है कि वो जब से दुनिया बनी है तब से वो गाना गाया जाता है, और जब तक ये दुनिया रहेगी वो गाना गाया जाता रहेगा। वो हर एक को पता है वो गाना, आज जाने की जिद ना करो। तो इसलिए जो ये गज़ल का जो दौर था, वो हम असल में हमारी जवानी और गज़ल साथ साथ को लाइट की। क्या बात है। और इसी वजह से ऑफ कोर्स, इस वजह से फिर पोइट्री का इतना ज़्यादा शौक़। मेरे तो खैर फादर भी पोइट थे, और पोइट्री का मुझे बहुत ही शौक़ था। मुझे इनफैक्ट गुलजार साहब से जो मोहब्बत का सबसे बड़ा रीज़न पोइट्री है। फिल्म मेकर तो मुझे पता भी नहीं था मैं कभी बनूंगा। You know, आपने जो बात कही, it resonates with me so much because I'm so grateful. I'm probably a decade later, and I remember in that decade, MTV took a very bold step. And यहाँ पर मैं MTV को full kudos देने वाली हूँ, और रेडियो स्टेशन से यही कहने वाली हूँ, take that bold step. They started playing the music videos of the ghazals, you remember?
पंकज जी उनकी जो गज़लें थी वो एक कूल म्यूजिक वीडियो के रूप में आने लगे, और फिर जगजीत सिंह साहब के भी, एंड देन दे वर आल्सो द ऑड गज़ल्स इन द मूवीज। होश वालों को खबर फॉर एग्जाम्पल जो नसीर साहब पर फिल्माया गया है सरफरोश से। एंड आई रिमेंबर दैट माई फादर probably between or slightly above your generation had that immense love. The common man finds himself in a beautiful place of expression with the ghazal, जहाँ पर अगर आप कहेंगे कि अगर आप if the ghazal finds you तो आप आबाद हो जाओगे। And I feel that a lot of men are able to find themselves in ghazals. Is that the right thing to say? Men, women. हाँ वो भी है, और मैन का थोड़ा ये भी रहता है कि वो उनको थोड़ा सा अपने दर्द को रोमांटिसाइज करने में उनको ज़्यादा मज़ा भी आता है, उनको थोड़ा शहीद बनने में भी मज़ा आता है। तो लड़की जो होती है जब वो उदास होती है तो चाहती है कि उसकी उदासी किसी को दिखे ना, वो बहुत छुप छुप के रोती है, छुप छुप के बहुत चाहती नहीं कि वो डिस्कवर हो कि दैट शी इज इन लव विद समवन, और उसकी शाइनेस ही उसका जेवर भी होता है। औरत का, आदमी का जेवर होता है कि वो कि शराब पी के देवदास बन गए, दैट्स वो उसमें उसको मज़ा आता है, शहीद बनने में उसको मज़ा आता है, शहादत उसका जेवर होता है। तो इसलिए वो गज़ल और शराब और वो सब मिलके हो जाता है, तो थोड़ा सा वो जो टुच्चापन है मर्द का वो गज़ल में बयान हो जाता है। That's so amazing. Coming back to ये वाली गज़ल जो आपने हमें भेज दी, I want to talk about VB Music for a minute because I feel कि it's so amazing that ये जो क्रिएटर आप सुन रहे होंगे ना, हर कोई बोलता है कि I'm a creator, ये तो Instagram पे हर कोई क्रिएटर है। The OG creators are you guys, whether it's you or Gulzar Saab, because you all have created things from so many years. When you decided to put together a music label, I see a little bit of some of you. There's Bhansali Sahab, उन्होंने भी एक म्यूजिक लेबल अनाउंस किया है। What pushes you to make that happen? क्यों ज़रूरी है आपके लिए एज अ क्रिएटर ये म्यूजिक लेबल का होना? मेरे लिए तो पर्सनली इसलिए क्योंकि मैं बेसिकली म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, और मैं अपने आप को फिल्म मेकर बाद में मानता हूँ, कंपोज़र पहले मानता हूँ। और बहुत सारा म्यूज़िक, और मैंने जो फिल्मों की जो मेरी जर्नी रही है, मैं आई हैव बीन वर्किंग, मेरा पहला गाना मैंने व्हेन आई वाज 19 years old आई डिड विद आशा भोसले जी इन 1984। तो मेरी फिल्मों की जर्नी मैंने देखी है। फिल्म में इतना ज़्यादा हम लोग बंधे हुए होते हैं फिल्म की कहानी से, कैरेक्टर से, और ये इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो होता है उसमें आपको लिबर्टी मिलती है, आप आज़ाद होते हैं करने के लिए। और स्पेशली जैसे ये गाना है मैं घना अंधेरा हूँ जो हम रिलीज़ कर रहे हैं, और इस तरह के और बहुत से गाने, और मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ आर लेबल आर दैट कि जो गाने जो कि नॉर्मली फिल्म में नहीं आ सकते, दे आर नॉट दैट पॉपुलर कि आप उन पर डांस कर सकें। तो अब हर क्या चीज़ है कि नाच गाने से जुड़ चुकी है कि आप इस पर डांस कर सकते हैं या नहीं, इसका वीडियो क्या है, हाँ इसका वीडियो क्या है, इस पर फुट टैपिंग हो सकती है या नहीं। कुछ वो भी तो गाने होते हैं कि जो अलसाई हुई धूप में आप पड़े हुए हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। अब वो जो धूप में आप दिल्ली की सर्दी की या नॉर्थ की धूप में आप अपनी छत पे आप लेटे हुए हैं और धूप में पड़े हुए हैं और अपने जाना का तसव्वुर है आपका, जो अलसाई हुई शाम, जो उदास शामें जिनमें कि आपको नहीं नाचना है, वो आपकी वो रातें जो कि उस वक्त जब आपका दिल टूटता है और आप मोहब्बत में आप वो चीज़ किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं और आपको लगता है ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई है, अब एक शख्स के नाम से ही ज़िंदगी जुड़ी हुई है, अब इसके बाद तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। और फिर जब आप उस दौर से निकल के जाते हैं, आप वापस घूम के देखते हैं तो आप अपने ऊपर स्माइल करते हैं उसको लेके। मगर जब आप उससे निकल रहे होते हैं, उस दौर के जो गाने हैं जो कि भीगे, एक मैं आपको शेर सुनाता हूँ जो कि मेरा मानना है इसको लेके, डॉक्टर बशीर बद्र साहब का शेर है कि ये पत्थरों का शहर है यहाँ से दूर चलो, ये पत्थरों का शहर है यहाँ से दूर चलो, हमारे पास तो गीली ज़मीं के पौधे हैं।
तो ये जो गीली ज़मीन के ये पौधे पत्थरों में नहीं उगाए जा सकते। ये पौधे जो हैं ये फर्श पे नहीं उग सकते हैं। इसके लिए आपको पोली ज़मीन चाहिए, आपको गीली मिट्टी चाहिए जिस पे कि पानी पड़ा हुआ हो, जो बारिश से भीगी हुई हो। तो वो ज़मीन के जो पौधे हैं वो तो कोई अब लेके घूमता ही नहीं है। हर एक को कि प्लास्टिक की तरह कील से ठोक देना है और या कहीं चिपका देना है या टेप लगा देना है। तो जो ये गाने जो हैं ये गीली ज़मीन के पौधे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे खुद आज 86 से 24 कितना 40 इयर्स के आसपास होने के लिए आ गया। 40 इयर्स लगे मुझे गाना निकालने के लिए खुद। तो मुझे लगा कि कोई तो मुझसे आके इसके लिए देगा नहीं कि अरे एक काम कीजिए आप, मैं गाना दे रहा हूँ जैसा गाना बनाइए और हमको चाहिए। कोई मुझे उसके लिए पैसा नहीं देगा, कोई चाहेगा नहीं कि वो गाना आए। बहुत सारे लोग चाहेंगे कि अरे यार ऐसे गाने बनते क्यों हैं, क्यों इतने स्लो गाने क्यों बनने हैं, ऐसा गाना जिसमें कि मूड हो। तो ये जो गीली ज़मीन के पौधे जो मैंने नाम दिया ये वो हैं, ये वो पौधे हैं। तो इसके लिए तो मुझे लगा कि इसके लिए तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा और रेखा का हमने बहुत सोच के कि ये हम अपना लेबल करेंगे और उसमें वो गाने करेंगे जो हमें गाने कोई कभी कहीं करने नहीं देगा। तो कहीं तो रिकॉर्ड हो ना इन चीज़ों, कहीं तो ये चीज़ें रह होनी चाहिए। हाँ, एक रह जाए। यू आर होल्डिंग स्पेस फॉर म्यूजिक एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है ना। आजकल बहुत बोलते हैं आई एम होल्डिंग स्पेस फॉर हर, आई एम होल्डिंग स्पेस, लेट्स होल्ड स्पेस फॉर गुड म्यूजिक। आपसे बात करते करते मुझे पीयूष मिश्रा साहब की याद आई, क्योंकि उन्होंने इतना हंसाया हमको। बल्ली मरान का जो शो है उसमें वो खुद बोलते हैं कि इस शो में जितने भी गाने हैं वो सारे बॉलीवुड ने रिजेक्ट किए। इसका मतलब ये अच्छे गाने which I find, I mean he's pushing it a little bit of course, क्योंकि अच्छे गाने तो फिल्मों में भी हैं। But speaking of songs of a certain tempo, I mean गिलहरी के झूठे मटर, I mean that is your song, it's Gulzar Saab's song, it's Mohit Chauhan. It makes us sit back and take a little bit of time, because हर चीज़ को आप इतनी जल्दी करते हो। Coming back to your music label and the reason why you do it, ये जो गाना है ये इतने साल बाद आप हमारे लेकर आ रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी आपको लगा कि will there be a space for a song like this? Let's talk about time and music or time and art. कहते हैं कि this was a great time for this song. आपको लगता है कि I'm confused with two thoughts. एक तो no force can stop the idea whose time has come. That's one. यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरा, जब लोग कहते हैं कि it was too ahead of its time. So time के मामले में where do you see this song? Time के I think I mean I think this is the best time that it has come. नहीं तो इससे पहले आ गया होता। आई थिंक इसकी किस्मत थी। और जो बोलते हैं अहेड ऑफ इट्स टाइम ना, वो एक तरीके का सांत्वना होती है, कंसोलेशन होता है कि जब कोई चीज़ नहीं चलती है तो उसको मोस्टली ये बोला जाता है कि मैं तो बहुत बार सुन चुका हूँ चीज़ें कि मेरे तो बहुत काम ऐसा आया है जिसको बोला गया है एड ऑफ टाइम, उसमें कुछ रहा भी और कुछ नहीं रहा। तो इसलिए मुझे लगा कि अच्छा वो कंसोलेशन होता था उस दौर बोलते हैं। हाँ, कि इससे अच्छा कंसोलेशन नहीं हो सकता आपके अपने लिए भी। आप बोलेंगे अरे किसी की समझ में नहीं आया, इट वॉज एड ऑफ टाइम। सो बट मुझे लगता है कि इस तरह के गानों के लिए कभी भी कोई सही टाइम नहीं होगा और हमेशा सही टाइम होगा। क्या बात है। I remember you won a national award very early on for music. Yeah, 99. 99, yeah. और उस दौर में you could have continued to be just the music composer, right? लेकिन life did not let it happen that way. हमको आपकी फिल्में भी देखनी थी और thank God for that. लेकिन उस दौर में what did the national award mean to you for the music composer? And somebody wins the national award, goes ahead and then says, you know what, I'm going to become a director. ये मैं हमेशा से आपको पूछना चाहती हूँ because अक्सर लोग अपने एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि अब अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ मुझे ये करना चाहिए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। 2-3 सवाल हैं तुम्हारे। क्या ऑब्वियसली कि नेशनल अवार्ड तब भी बहुत मायने रखता था, अब भी बहुत मायने रखता है और उससे बड़ा वैलिडेशन आपको अपने काम के लिए नहीं मिल सकता है। मुझे 99 में, हाँ, मेरी पहली फिल्म 96 में आई थी और 99 में मुझे एक फिल्म थी गॉड मदर, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। तो इट वाज अ बिग मोमेंट ऑफ माय लाइफ बिकॉज आई मीन टू गेट द नेशनल अवार्ड वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी।
और फिर पर मुझे ये लगने लगा था कि मैं थोड़ा स्टेगनेंट हो रहा हूँ म्यूज़िक में। जिस तरह का म्यूज़िक मैं करना चाहता था उस तरह की फिल्में मुझे मिलती नहीं थी, और जिस तरह की फिल्में मैं चाहता था कि मुझे मिलें वो पॉसिबल था नहीं। तो ये धीरे धीरे कहीं ये एक अंदर बात होने लगी थी कि कब तक कैसे चलेगा कि मैं जो इस तरह का म्यूज़िक करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का हमेशा, अब तो आजकल तो बहुत अच्छा है, तो उस वक्त साइड में रहता था। एंड आई थिंक आई एम ए फिल्म कंपोजर मोर देन एनीथिंग एल्स। तो वहाँ से ये बात बीज अंदर पड़ा था कि व्हाई नॉट मेक योर ओन फिल्म्स। तो जो कि बड़ा मुश्किल काम था, बिकॉज ऑब्वियसली सब ये बोलते थे कि अरे यार अच्छी दुकान चल रही है, तुम एक दुकान बंद करके वहाँ जाओगे, वो नहीं चला तो वापस भी इसमें कोई नहीं लेगा। बट आई थिंक आई वॉज क्वाइट क्लियर दैट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू। एक ज़िंदगी है, करके देख लेंगे, भूखे तो कोई भी नहीं मरने वाला है। वो तो है वो तो है। And that's the irony of it, because we say you want to make your own films to make your own music, and then you realize you're making the films that need a different sort of music, and then still your own music, you know, can't really be in your own films. ये बिकॉज फिल्म्स की अपनी बंदिश है ना? फिल्म्स की अपनी बंदिश है, क्योंकि फिल्म कहानी से जुड़ी हुई है। अभी भी हालांकि जिस तरह के गाने मैं अपनी फिल्मों में कर लेता हूँ, जैसे ओमकारा में लाकड़ जल के कोयला हो जाए, उस तरह का गाना फिल्म में करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अभी भी जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं वो अपनी तरह का म्यूज़िक उसमें कर लेता हूँ, पर फिल्म की फिर भी अपनी बंदिशें होती हैं। और ये तो बिल्कुल ही अलग, ये तो अभी और बहुत गाने मेरे अभी हैं, मेरे कोई 25-30 गाने ऐसे हैं जो कि मेघना अंधेरा जैसे हैं, जो कि उस दौर के बने हुए हैं, जो कि अब मैंने करने शुरू कर दिए हैं, जो कि मैं चाहता हूँ। I see you and Rekha ji having a blast right now, okay, with because of VB Music, क्योंकि आपके पास suddenly there is a new canvas, right? You can fill it with other people's music if you like, your own music if you like. And recently जब भी मैंने आप दोनों को perform करते हुए देखा, and you've been quite on stage like rock stars. वक्त मिल रहा है आपको इसके लिए, वक्त निकालने का इस दौर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक थोड़ा सा उसके लिए वक्त मिल रहा है। हाँ, क्योंकि म्यूज़िक के लिए वक्त निकालना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतना हमारे सिस्टम में, हमारी रूह में, हमारी सांस में है कि निकालना ही नहीं पड़ता। हमारे परफॉर्मेंसेस भी, रिहर्सल्स भी हो जाती हैं, शोज़ भी ऐसी, कभी होता है कि फ़्लाइट डिले हो गई या कहीं टाइम नहीं मिल रहा है तो सीधा स्टेज पे जाके विदाउट रिहर्सल शुरू कर लिया। तो म्यूज़िक इज़ लाइक वो रूह की खुराक जिसे बोलते हैं ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जो शेक्सपियर ने बोला है, Yes. क्या म्यूजिक इज द फूड ऑफ लाइफ, देन प्ले ऑन। Then play on. If music is the food of life, then play on. Yes, absolutely. I also feel that this is a great time for us to ask you a couple of ghazals that have perhaps been your favorite. बहुत हैं, पर जैसे ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, मीर तकी मीर का है, और मेहंदी साहब का जो कॉम्पोजिशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर एक जगजीत सिंह जी का कॉम्पोजिशन है, मैं रेयर बता रहा हूँ, जो कि मैं अपने पर्सनल टाइम में सुनता हूँ। बिल्कुल, एक है उनका गम बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे दोस्त गुनाहों की तरह। बहुत ही खूबसूरत है उनका वो। और पंकज जी का झील में चांद नज़र आया, मुझे बहुत पसंद है कॉम्पोजिशन। और मेहंदी साहब के तो फिर एक से एक हैं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन तो नगमा है उनका, बहुत बढ़िया गाना प्यार भरे दो शर्मीले नैन। फिर मेहंदी साहब का ही एक है, जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लज्जत क्या जानो, ये राज मोहब्बत है प्यारे तुम राज मोहब्बत क्या जानो, बहुत ही खूबसूरत है। मेहंदी साहब का ही शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे न दो। जगजीत जी का तुमने सूली पे लटकते जिसे देखा होगा, वक्त आएगा वही शख्स मसीहा होगा। जगजीत सिंह जी की एक नज़्म है गाई हुई, जो कि मेरी मतलब वो मैं कभी भी दिन रात सुबह शाम कभी भी सुन सकता हूँ। वो है अर्थ फिल्म से उनकी गाई हुई, वो कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वो किसी और का क्यों है। बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। फिल्मों में कहीं ना कहीं there was space, you know. Is there still space in Indian film today for a ghazal?
आपकी फिल्मों में तो फिर भी आ जाता है। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, बहुत सब्जेक्ट पे। डेढ़ इश्किया में तो आ ही गई, मतलब कहीं ना कहीं, एंड somehow where you are around, you कहीं ना कहीं, as you say ना, the shadow is there, somebody is there. You probably mentored a director, they've come in, they've said, you know what, let's set this in Lucknow, let's give this, इसमें मुशायरा है, इसमें गजल आ जाएगा, so उसके हिसाब से ही चल रहा है क्या? या बिकॉज जैसे डेढ़ इश्किया का तो पूरा प्रीमाइस ही वैसे ढूंढा गया था। बिल्कुल, या और नसीर साहब तो शायर थे, तो पूरा एकदम या बिल्कुल। मैं तो मौका तलाशता रहता हूँ कि कब किसी के गले में गजल डाल के बांध दी जाए। क्या बात है, इतना अच्छा लगता है आपने कहा ये, बिकॉज इट्स ट्रू। आई मीन वी नीड टू एक्चुअली क्रिएट दीज अपॉर्चुनिटीज, एंड अक्सर नहीं हो पाता। आई वाज सो हैप्पी विथ योर लास्ट फिल्म खुफिया, एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज यू मेड स्पेस फॉर म्यूजिक इन दैट फिल्म। बिकॉज अक्सर, एंड हमने बात की है स्टेज पर इसके बारे में, कि अक्सर आप जब फॉर्मेट देखते हो, कहते हो इट्स अ 2 hour फिल्म, इट्स ऑन OTT, द फर्स्ट थिंग पीपल आर विलिंग टू सैक्रिफाइस इज म्यूजिक। आपको लगता है? हाँ, क्योंकि म्यूजिक उसमें प्रायोरिटी थोड़ा पीछे चले जाते हैं, म्यूजिक की प्रायोरिटी। And that becomes tough, because I always say this, and I told this to Imtiaz the other day, I said कि thanks to you I still have a job. क्योंकि अगर गाने नहीं होते तो हम रेडियो प्रेजेंटर्स आपको क्या सुनाते, है ना? क्योंकि हम तो, people think we're great or whatever, but the truth is they're reacting to your music. Is there space for the ghazal in the Indian soundtrack today? You think we can do it? या आई थिंक है, बिल्कुल है। थोड़ी अभी उसकी ऑडियंस छोटी है, पर मुझे लगता है कि गज़ल वापस आने वाली है, और वो हमेशा नए फॉर्म में आती है, और उसके लिए एक नई म्यूज़िकल फॉर्म चाहिए होती है, जो कि जगजीत सिंह जब आए थे तो उन्होंने उसको मॉडर्न यूज़ किया। नहीं तो गज़ल में सारंगी, सरोद, सितार, इस तरह की चीज़ें बजती थी। जगजीत जी ने उसमें बेस गिटार्स और सेक्सोफोन्स बजाने शुरू किए थे, तो वो एक नई फॉर्म बन के आई थी गज़ल। अब मुझे लगता है कि फिर इट्स ड्यू, इट विल कम इन इट्स न्यू फॉर्म, समबडी विल कम विद अ न्यू sound of ghazal. If we had to look back at a couple of your favorite songs that you have given us in the movies, I mean usually लोग आपको बोलते हैं कि ये मेरा favorite गाना है, but if you had to pick a couple of those songs, what would you say, looking back at the musical journey of Vishal Bharadwaj, a few songs that you're very happy that you made? It's actually it's odd, क्योंकि मेरे तो सारे गाने अपने favorite होते हैं। अच्छा, you know you're very rare, because ऐसा कोई कहता ही नहीं है। नहीं प्रिटेंड करते हैं कि नहीं मुझे तो अपना ना मेरा म्यूजिक ना मेरी फिल्में पसंद है, मैं तो देख भी नहीं पाता हूँ। आप ऐसे नहीं हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज ये है कि हाँ, कुछ गाने सुन के क्रिंज होता है कि अरे ये अच्छा हो सकता था, बट अदरवाइज इफ यू आर नॉट इन लव विद योर वर्क, हाउ विल यू do it? मेक Yes, इट? absolutely. Is there a song that you want to name as one that you're happy about? Many songs, for that matter, but okay, let me start off with talking to you about Marches, because Marches at that point brought a country together. Chappa Chappa was a song that brought us closer to Punjab at that point, because उस दौर में ये जो कहानी थी उस फिल्म के जरिए हम तक पहुंची थी, and we are not living in the internet, guys. This is the 90s, and that it became an anthem. So I'm sure that song is important too. I mean Marches में तो एक्चुअली जो पॉपुलर गाने हुए थे वो तो थे ही, उसमें एक गाना था जो, बिकॉज सारे गाने इतने पॉपुलर हुए थे, तो एक जो उसका बहुत खूबसूरत गाना था वो पीछे रह गया। उसमें गाना था याद ना आए कोई, लहू ना रुलाए कोई, वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। तो एक्चुअली मेरे जो फेवरेट गाने वो हैं जो कि पॉपुलर नहीं हो पाए हैं। सो इट्स नॉट दैट कि जो पॉपुलर होगा उसमें तो ठीक है, सही है। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक स्ट्राइकर फिल्म का गाना है एक, और फिर यूं हुआ, रात एक ख्वाब ने जगा दिया, वो गाना मेरा बहुत फेवरेट है। एक गाना अमिताभ बच्चन साहब ने गाया है, हाँ, रोज़ाना मेरा बहुत फेवरेट गाना है, और मुझे लगता है बच्चन साहब ने इतना खूबसूरत गाया, बहुत खूबसूरत गाया उन्होंने, बिल्कुल बहुत अच्छा गाया। तो इस तरह के गाने मेरे फेवरेट गाने। मुझे ये जानना ही था, because I said ऐसे एक गाना आई थिंक उसमें तलवार में एक गाना है जो अरिजीत ने गाया है, दिल में ऐसे ठहर गए गम, बहुत ही रेयर गाना, बहुत ही बिडार गाना है, बट इस तरह के गाने मेरे फेवरेट हैं जो कि पॉपुलर नहीं हुए। Correct. Vishal ji, it's always been a pleasure to play your songs to my audience, but today I got to talk to you, and that too about such a beautiful genre, and that is the ghazal. Thank you, and हम शायद उतना नहीं जानते, लेकिन I think कोशिश करना हमारा फर्ज है, and that's what I came to do today. Thank you so much. Thank you so much, Rohini. Thank you.